कक्षा 10वीं की रिवीजन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी संक्रांति मंच आप सभी के साथ काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है और आपके लिए वो महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। आप सभी अध्यापक साथियों के सहयोग से उन सभी अध्यापक साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं जो हमें सहयोग करते हैं। इन लिंक्स को बच्चों के पास पहुंचाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं देखने के लिए, ताकि वो परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी कड़ी में हमने रिवीजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है इन लाइव कक्षाओं के माध्यम से, जिसके अंतर्गत हमने एक वीडियो पोइट्री सेक्शन की जो हमारी कविताएं हैं कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित 5 कविताओं में से जो 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन 12 अंकों के लिए हमने एक वीडियो कल बनाया था, यानी कि 12 तारीख को ही हमने इसको अपलोड किया था। तो आशा है आपने वो देखकर उसकी पुनरावृत्ति करके लाभ उठाया होगा। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका गद्य खंड है, उस गद्य खंड पर आधारित जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको 12 प्रश्न पूछे जाने हैं, उन 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे। तो ये आपके जो 4 पाठ हैं, वो 4 पाठों के जो MCQ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं, तो उसी के आधार पर अब हम बात कर रहे हैं उन 4 पाठों में से जो आपको MCQ पूछे जाने हैं। तो आशा है आप तैयार हैं, तो जल्दी से आप इनकी रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला प्रश्न ये है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो नेताजी का चश्मा जो पाठ के लेखक हैं वो स्वयं प्रकाश। हालदार साहब प्राय कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे? तो वो 15 दिनों के अंतराल के बाद वो जो है उससे गुजरते थे। और इन 15 दिनों को कई जगह पे पखवाड़ा लिखा हुआ भी पाएंगे। पखवाड़ा, तो पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन। तो नेताजी का चश्मा पाठ के में कैप्टन कौन है? तो नेताजी का चश्मा जो पाठ में जो कैप्टन है वो कौन है? वो चश्मे वाला है, उसको कैप्टन कहा जाता है। और कस्बे के एकमात्र कला अध्यापक का नाम क्या था? तो कला अध्यापक का नाम था मोतीलाल। सुभाष चंद्र बोस नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? तो वो मूर्ति जो बनी हुई थी वो संगमरमर से बनी हुई थी। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई थी? तो वो उसको बनाने वाले मास्टर जी थे ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी हुई थी? तो वहां पर लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। और नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगता था? तो उन्हें देखते ही याद आने लगता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। प्रश्न संख्या 9, नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से ड्राइंग अध्यापक थे। और मूर्ति टोपी की नोक से कोट के बटन तक लगभग कितनी ऊंचाई की थी? उसकी ऊंचाई कितनी थी? लगभग 2 फुट। हालदार साहब को क्या आदत पड़ गई? तो हालदार साहब को हर जब 15 दिन के बाद वो आते थे तो वहाँ पर चौराहे पर रुकने की आदत पड़ गई थी। तो वहाँ पर वो रुकते थे और वहाँ रुककर वो क्या करते थे? पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। तो ये तीनों बातें उनकी आदत में शुमार थी। तो इसका उत्तर रहेगा तीनों। हालदार साहब निम्नलिखित किसकी देशभक्ति पर नतमस्तक थे? तो हालदार साहब जो कैप्टन की, चश्मे वाले की देशभक्ति पर नतमस्तक थे। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ये कथन किसका है? ये कथन है हालदार साहब का, जब वो मूर्ति के ऊपर असली चश्मा लगा हुआ देखते हैं। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो कस्बे में वो रुकते थे पान खाने के लिए। हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए? तो हालदार साहब चश्मे वाले को देखकर क्या रह गए? जो है अवाक रह गए। चश्मे वाले कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। और उसके पश्चात नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा व्यक्ति था? पान वाला मोटा भी था, काला भी था और खुशमिजाज भी था। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेताजी की मूर्ति के नीचे किसका नाम लिखा हुआ था? तो नेताजी की मूर्ति के नीचे नाम लिखा हुआ था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ये बनाने वाले का नाम लिखा हुआ था। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? तो पान वाले के उदास होने का कारण ये था कि जो कैप्टन चश्मे वाला था उसकी मृत्यु हो गई थी। चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? तो चश्मे वाले की देशभक्त वालों के प्रति क्या थी? जो जिसको हम कह सकते हैं आदर की भावना थी।
इसके पश्चात 20वां प्रश्न है, पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ रह गया था? तो मास्टर जी बनाना भूल गए थे, तो इसलिए वहाँ पे जो नकली चश्मा है वो कौन लगाता था? वो कैप्टन चश्मे वाला लगा देता था। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक हो गया? तो हालदार साहब क्या है, नतमस्तक हो गए। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि हर रोज जो जो चश्मा है ये कैसे बदला हुआ दिखाई देता है। कैप्टन की शारीरिक विशेषता क्या थी? तो जो कैप्टन था वो बेहद बूढ़ा था, और इसके साथ साथ क्या था, वो कमज़ोर था, लंगड़ा था, या तीनों? तो ये तीनों ही विशेषताएं उसके शारीरिक विशेषताएं थी, तो ये तो रहेगा तीनों। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये कथन किसका था? पान वाले का। साहब कैप्टन मर गया, ये वाक्य किसका है? ये भी पान वाले का है, जब उसकी मृत्यु के बारे में पूछते हैं। हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? तो हालदार साहब जो हैं वो भावुक व्यक्ति थे, इमोशनल व्यक्ति थे। क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? यह किसने पूछा? ये पूछा हालदार ने। और किससे पूछा? पान वाले ने। तो पान वाला उसको बताता है कि जो कैप्टन था चश्मे वाला, उसकी मृत्यु हो गई है। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? तो नेताजी की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो उसमें फौजी वर्दी में थे। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि लोग कैप्टन को फ्रेम लगाने नहीं देते थे, कैप्टन के पास कोई फ्रेम नहीं था। कैप्टन चश्मा लगाना भूल गया या कैप्टन मर गया, तो जब कैप्टन मर जाता है तो नेताजी की आंखों के ऊपर चश्मा दिखाई नहीं देता। उसके पश्चात हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? तो नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें भर आई। कैप्टन के द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना किस भावना को दर्शाता है? तो उनकी देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। हालदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज होती जा रही है? तो आजकल देशभक्ति मजाक की वस्तु बनती जा रही है। हालदार सब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? तो पान खाने के लिए रुकते थे। और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? तो हालदार साहब अटेंशन में खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर छोटा सा चश्मा किस चीज का बना हुआ था? सरकंडे का बना हुआ था, जो वहां खेलने वाले बच्चों ने लगाया था। और नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की क्या दशा हुई? तो उनकी आंखें भर आई। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? इसका जो मूल भाव है वो है देशभक्ति। नेताजी का चश्मा जो कहानी है, इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। और इसके बाद ये किस विधा की है? तो ये कहानी है। कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर किसकी संगमरमर की प्रतिमा थी? तो नेताजी की प्रतिमा थी। उसके पश्चात मूर्ति बनाने का कार्य किसे सौंपा गया? मास्टर मोतीलाल जी को। उसके बाद मूर्ति बनाने में मूर्तिकार ने क्या कसर छोड़ दी थी? वो चश्मा बनाना भूल गया था। और हालदार कस्बे से कितने दिनों के अंतराल पर गुजरते थे? 15 दिनों के अंतराल पर। हालदार साहब ने कस्बे के नागरिकों के किस प्रयास को सराहा या सराहनीय कहा है? तो चौराहे पर जो वो रुकते थे, तो रुकने के बाद जब उन्होंने नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का जो उनका प्रयास था कैप्टन चश्मे वाले का, उसने क्या है, सराहनीय या सराहा उसको। और हालदार साहब को किस बात की आदत हो गई थी? हालदार साहब को चौराहे पर हर 15 दिन के बाद जब वो जाते थे चौराहे पर रुकते थे और पान खाने की आदत हो गई थी। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन जो था चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा और लंगड़ा आदमी था। ये कई बार पूछ जाते हैं प्रश्न पेपर में कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन जो था चश्मे वाला था, वो एक बूढ़ा मरियल सा यानी कि कमज़ोर और लंगड़ा आदमी था। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति से चश्मे बार बार क्यों बदल देता था? तो ग्राहक की फ्रेम की मांग पर, यानी कि अगर कोई ग्राहक उस फ्रेम की मांग करता तो वो फ्रेम उतार कर बेच देता और उसकी जगह पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता। तो इस प्रकार बार बार चश्मा बदला जाता था। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम तथा व्यवसाय बताइए। तो जो नेताजी की मूर्ति बनाने वाले थे वो मोतीलाल थे और पेशे से वो क्या थे? मास्टर थे, कला अध्यापक थे। हालदार साहब किसके प्रति नतमस्तक हो गए? तो हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के प्रति नतमस्तक हो गए। पान वाले का व्यक्तित्व कैसा था? पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति था। मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना देखकर हालदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? क्यों भाई, क्या बात,
आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। और पान वाला क्यों उदास हो गया, उसने बताया कि कैप्टन मर गया है साहब। तो कैप्टन मर गया। और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा किसने बनाया, वहाँ पर जो खेलने वाले बच्चे थे उन्होंने वो छोटा चश्मा बनाया था। और इसके पश्चात प्रश्न संख्या 54, बच्चों के द्वारा बनाए गए सरकंडे का चश्मा उनकी किस भावना को दर्शाता है, देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। और कहानी के अंत में हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई, जो नेताजी की मूर्ति के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर उन्होंने सरकंडे का बना चश्मा देखा, तो उनकी भावना को देखकर, देशभक्ति की भावना को देखकर उनकी आंखें भर आई। तो ये था पहला पाठ, जिसमें से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा की। इसके बाद दूसरा पाठ है बाल गोविंद भक्त, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब इसके जो एमसीक्यू हैं हम उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से आप इनको समझिएगा, नोट कीजिएगा। जो आपको आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो प्रश्न आपके लिए नए हो तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे। बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है, तो ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है, जो किसी की स्मृति में लिखा गया जो रेखा चित्र है वो संस्मरण कहलाता है। और ये एक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटा था। और बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो बीमारी के कारण हुई थी। बाल गोविंद भगत ने बेटे को की चिता को आग किससे दिलवाई, तो अपनी पतोहू से उन्होंने उसको आग दिलवाई। बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे, तो बाल गोविंद भगत जो हैं वो मझोले कद के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी, तो उनके ऊपर जो टोपी रहती थी वो कनपटी टोपी रहती थी। और इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे, तो कबीर के आदर्शों पर चलते थे। और बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा, उसे जादू कहा। भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था, तो उनके गीतों में ईश्वरीय भक्ति का जो भाव है वो व्यक्त होता था। भगत का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, तो उनका प्रिय वाद्य यंत्र था खंजड़ी। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, बाल गोविंद का व्यवसाय था खेती बाड़ी। भक्त के गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग कितनी थी, तो वो लगभग 30 कोस की दूरी पर थी। और बाल गोविंद की आयु लगभग कितनी थी, उनकी आयु लगभग 60 वर्ष उनकी आयु थी। और किस महीने में रिमझिम बारिश हो रही थी, तो जो बारिश थी वो आषाढ़ के महीने में, यानी कि रिमझिम बारिश हो रही थी। बच्चे कौन से खेतों में उछल रहे थे, बच्चे धान के खेतों में उछल रहे थे। औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी थी, तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। और भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला, जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हुई उस दिन उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखने को मिला। बाल गोविंद भक्त आत्मा परमात्मा के बीच क्या संबंध मानते थे, तो वे प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये जो आपके सामने हम रख रहे हैं। पुत्र की मृत्यु के पश्चात भगत ने पतोहू को किसके साथ जाने को कहा, तो पतोहू के भाई के साथ जाने को कहा कि तुम चली जाओ और वहां जाकर पुनः विवाह कर लेना। और उनके भाई को क्या आदेश दिया, उनके भाई को आदेश दिया कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। भक्त को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था, 4 से 5 दिन का समय लगता था। 30 कोस जो है वो गंगा दूर थी। तेरी गठरी में लागा चोर गीत कौन गाया करता था, बाल गोविंद भगत इस गीत को गाया करते थे। और पुत्र की मृत्यु पर भक्त ने पतोहू को रोने की बजाय क्या करने को कहा, उत्सव मनाने की सलाह दी कि जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिल चुकी है। भक्त के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था, तो रामानंदी चंदन जो है वो लगा रहता था। और गले में कौन सी माला रहती थी, तुलसी की माला रहती थी। ये याद रखना है, रामानंदी चंदन और तुलसी की माला। भक्त साहब किसे मानते थे, साहब मानते थे वो कबीर जी को। लेखक भक्त की किस बात पर मुग्ध था, तो उनके जो गाने की कला के ऊपर, वो उनके गान पर वो मुग्ध था। और लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखर तक गया था, तो माघ महीने की, माघ महीने में सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है, तो माघ महीने की जो दांत कटकटाने वाली ठंड थी उसमें पोखर तक गया। किस अंधेरी रात में भक्त का संगीत गूंजता था, तो कार्तिक माह की अंधेरी रात में क्या है, भक्त का संगीत गूंजता था। और भक्त की प्रभातियां किस महीने से शुरू होती थी, तो जो उनकी
सॉरी, जो भादों की जो रात में, अंधेरी रात में संगीत गूंजता था भादों की रात में, और जो कार्तिक से उनकी क्या हो जाती थी, प्रभात फेरियां शुरू हो जाती थी। गर्मियों में भक्त क्या गाते थे, तो संझा या सांझ गाते थे। और भक्त जो थे नदी में स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे, तो 2 मील की दूरी पर वो हर रोज स्नान करने जाते थे। भक्त का मृत शरीर लोगों ने कब देखा, भोर के समय उनका मृत शरीर देखा, सुबह सुबह। और मृत बेटे को भक्त ने कहाँ लिटाया था, आंगन में चटाई पर लिटाया था, चटाई पर आंगन में। और भक्त की प्रभातियां किस महीने तक चलती थी, तो वो फागुन महीने तक उनकी प्रभातियां चलती थी, कार्तिक से लेकर फागुन महीने तक। और इसके पश्चात भादों का संबंध किस ऋतु से है, भादों का संबंध जो है वो वर्षा ऋतु से है। और भक्त खेत में पैदा हुए अनाज को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे, साहब के दरबार में, यानी कि कबीर साहब के दरबार में, जो उनका मंदिर बना हुआ था वहाँ पर। तो ये इस गद्य पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे बाल गोविंद भक्त के। और इसके पश्चात जो हमारा अगला पाठ है वो है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल। जो लखनवी अंदाज ये पाठ है, ये लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा। और इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए किया था, तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो सन 1976 में हुई थी। यशपाल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है झूठा सच। यशपाल स्वाधीनता की किस धारा से जुड़े हुए थे, तो स्वाधीनता की जो क्रांतिकारी धारा है उससे वो जुड़े हुए थे। किस कारण वो जेल गए थे, स्वाधीनता संग्राम से जुड़े होने के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का परिचय किससे हुआ, भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय हुआ। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, तो मुफसिल जो नगर की जो ट्रेन थी वो चल पड़ने को पुकार रही थी। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया, क्योंकि एकांत में नई कहानी सोचने के लिए, ताकि वो एकांत में बैठकर नई कहानी के विषय में सोच सके। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 10 है, लेखक के अनुसार डिब्बा निर्जन था। निर्जन का अर्थ है वहां पे कोई नहीं था। और खीरे कैसे थे, जो खीरे थे वो ताजे और चिकने थे। और नवाब ने खीरे को किस पर रखा, तौलिए के ऊपर रखा। खीरों की संख्या कितनी थी, तो खीरों की संख्या 2 थी, यानी कि 2 खीरे थे। सफेद पोश सज्जन कैसे बैठे थे, वो पालथी मारकर बैठे हुए थे। लेखक ने सहसा डिब्बे में कूद जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया। लेखक के सहसा डिब्बे में कूद जाने पर सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया, एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो एकांत में बैठना चाहते थे लेकिन कोई आके उनको डिस्टर्ब कर रहा है। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया, तो नवाब साहब ने सीट के नीचे से लोटा उठाया। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला, तो जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब की किस चीज के सफुरन से स्पष्ट था कि वे खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो उनके जबड़ों से इस प्रकार का सफुरन था कि जैसे वो उसका क्या करना चाहते हैं, रसास्वादन करना चाहते हैं। नवाब साहब ने खीरों पर क्या बुर्क दिया, तो खीरों के ऊपर उन्होंने जीरा मिला नमक व लाल मिर्च बुर्क दिया या छिड़क दिया। नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया, तो उन्होंने इसको बालम खीरा बताया, लखनऊ का बालम खीरा है। और नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसे हो रही थी, तो जो नमक छिड़कने से उसकी जो पांतें थी वो पनियाती हो रही थी, यानी उनसे पानी निकलने लग गया। मैदा क्या है, दिल, गुर्दा, तिल्ली या अमाशय, तो मैदा कहा जाता है अमाशय को। नवाब साहब रेलगाड़ी में किस श्रेणी में सफ़र कर रहे थे, नवाब साहब द्वितीय श्रेणी में सफ़र कर रहे थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मारे बैठे थे, तो वहां पर जो नवाबी नस्ल के जो सज्जन पालथी मारे बैठे थे वो नवाब थे। और यशपाल ने खीरे को क्या माना है, तो यशपाल ने नवाब को जो खीरे को अपदार्थ वस्तु माना है। नवाब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा, तो उसको सतृष्ण नज़रों से देखा, तृष्णा भरी नज़रों से देखा।
और गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति बैठा था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आसानी से न पचने वाला क्या होता है? उसे कहा जाता है शकील, जो आसानी से ना पचे। नवाब साहब ने फांकों का क्या किया? तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको फेंक दिया। पहले काटा, नमक मिर्च लगाया और उसके बाद फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा? तो उनको गुलाबी आंखों से देखा। इसके बाद मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। यह मुफसिल का क्या अर्थ है? मुफसिल का अर्थ है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। जो सेंटर सिटी है उसके आसपास की जगह को मुफस्सिल नगर कहा जाता है। और नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है? यहाँ सफ़ेद पोश का अर्थ है भद्र पुरुष, जेंटलमैन। खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। और प्रश्न संख्या 33 है, खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती का अर्थ है रसीली, जिसमें से रस या पानी गिर रहा हो। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक का नाम? तो लखनवी अंदाज पाठ का लेखक है, उनका नाम है यशपाल। और यशपाल का जन्म हुआ था पाकिस्तान, फिरोजपुर जो छावनी के अंदर इनका जन्म हुआ पंजाब में, और 1903 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कांगड़ा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। यशपाल की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या थे? राजनीतिक पाखंड, मध्यम वर्ग, सामाजिक विषमता और रूढ़ियों का विरोध करना, ये इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय था। यशपाल जी किस रचना में भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करते हैं? तो वो रचना इनकी थी झूठा सच, जिसमें विभाजन की बात है। और इसके पश्चात अगली है, किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इनके दो उपन्यास, एक तो झूठा सच है और इसके पश्चात दिव्या इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, या पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, ये कई इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। और लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतनशील सामंती वर्ग पर इन्होंने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। और लखनवी अंदाज पाठ किस प्रकार की रचना है? ये व्यंग्यात्मक रचना है, एक व्यंग्य रचना है। और उसके पश्चात कटाक्ष का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या व्यंग्य करना। और कहाँ इसकी विधा क्या है? ये कहानी है, यानी कि व्यंग्यात्मक कहानी है। सामंती वर्ग के लोग किस वास्तविकता से बेखबर जीवन जीने के आदी थे? तो बनावटी जीवन जीने के जो वो लोग आदी थे, जो नवाबी लोग थे। और इसी प्रकार सफ़ेद पोश सज्जन का मन किसके रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था? तो खीरे के रसास्वादन के लिए। सफ़ेद पोश सज्जन में खीरे की फांकों को बाहर क्यों फेंक दिया था? क्योंकि खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, कि जो हम खानदानी रईस हैं इस प्रकार के खीरे जैसी छोटी मोटी चीज़ों को नहीं खाते। अकेले में तरह तरह की कल्पना करने की आदत किसकी थी? अकेले में तरह तरह की कल्पना करने की आदत किसकी है? लेखक की है, इसीलिए वो सेकंड क्लास में सफ़र करना चाहते हैं। लेखक ने खीरे को समाज के किस वर्ग का खाद्य बताया? तो इसको मामूली वर्ग के लोगों का खाद्य बताया। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ागत। यहाँ नफासत का अर्थ क्या है? नफासत का अर्थ है स्वच्छता, सफाई। नवाब ने खीरे ने खाने का क्या, खीरा न खाने का क्या कारण बताया? तो नवाब ने बताया कि जो खीरा है वो मैदे के ऊपर बोझ डालता है, यानी अमाशय को अंदर भारीपन लाता है, अर्थात जल्दी हजम नहीं होता, इसलिए मैं इसको फेंक रहा हूँ। लेखक ने लखनवी अंदाज पाठ में किस मूल भाव को दर्शाया है? तो लेखक ने जो हैं वो दिखावा पसंद जो लोग हैं, जो दिखावा करने वाले लोग हैं, उनकी जीवन शैली को दिखाया है। यशपाल किस विचारधारा के साहित्यकार हैं? तो यशपाल जो हैं वो यथार्थवादी विचारधारा के साहित्यकार हैं। नवाब साहब खीरों को बाहर फेंककर क्या बताना चाहते हैं? वो रईसों की जीवन शैली के बारे में बताना चाहते हैं। लेखक ने ट्रेन में बैठे व्यक्ति को किस नस्ल का बताया? उनको लखनऊ की नवाबी नस्ल का बताया। नवाब साहब ने खीरे का कौन सा प्रकार बताया? तो उसे बालम खीरा कहा है, जो लखनऊ में प्रसिद्ध है। लखनवी अंदाज पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांट कर लिखिए। जो क्रियापद हैं, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, यानी क्रिया क्या है? बैठना। उसके बाद नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो क्रियापद क्या है? उत्साह नहीं दिखाया। उसके बाद थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, तो पुरानी आदत है।
अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो खीरे खरीदे होंगे, जो खरीदे होंगे, ये इसका क्रियापद है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो एक तो सिर काटना ये क्रिया हो गई है और एक झाग निकालना ये क्रिया हो गई है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो फांकों की ओर देखना ये इसका क्रियापद है। और इसके पश्चात अगला है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो थककर लेट गए ये इसका क्रियापद है। जेब से चाकू निकाला, तो चाकू निकालना इसका क्रियापद है। अब जो मुहावरे हैं इस पाठ के अंदर 3-4 मुहावरे जो आए हैं उनके बारे में देखिए। मुंह में पानी आना मतलब लालचाना, या आदत खराब होना, या ज्ञान के द्वार खुलना, या आंखों के कोरों से देखना। तो इसका उत्तर रहेगा लालचाना। कनखियों से देखना, कनखियों से देखने का अर्थ है आंखों के कोरों से देखना। और ज्ञान चक्षु खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना। तो ये इसके उत्तर रहेंगे। और जो इसके जो शब्द हैं, जो उर्दू फारसी के मुख्यतः शब्द हैं, उनमें किफ़ायत का अर्थ होता है मितव्ययता यानी कम खर्च करना। आदाब अर्ज़ है, इसका अर्थ होता है जिसको हम कहते हैं अभिवादन करना, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो अभिवादन है आदाब, अभिवादन का एक ढंग है। गुमान का अर्थ क्या है? गुमान का अर्थ है भ्रम, बहम होना, उसको गुमान कहा जाता है। एहतियात बरतना, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। और बुर्क देना का अर्थ होता है छिड़क देना। और इसके पश्चात स्फुरण का अर्थ क्या है? फड़कना, या जिसको हम कहते हैं हिलना। और प्लावित का अर्थ क्या है? प्लावित का अर्थ है पानी भर जाना। तो इस प्रकार ये शब्दावली है जो उर्दू फारसी की इस पाठ के अंदर प्रयोग की गई है। अब इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं इसके जो अगले प्रश्न हैं उन अगले प्रश्नों की ओर। जैसे कि जो पाठ है सर्वेश्वर व्यास सक्सेना का लिखा हुआ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। और इसमें से भी जो प्रश्न हैं वो अधिकतम प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कुल 4 पाठ हैं आपके, उनमें से 12 प्रश्न तो आने ही हैं, लेकिन मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है इसके प्रश्न जो हैं वो कम भी हैं और आसान भी हैं। तो इनको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। फादर की मृत्यु का कारण क्या था? तो जहरबाद जो था वो उनकी मृत्यु का कारण था। फादर का अस्तित्व कैसा था? फादर जो है वो प्रभु की आस्था यानी प्रभु की आस्था में जो रखते थे। लेखक ने फादर को क्या कहा है? तो लेखक ने जो फादर को क्या कहा है? पादरी कहा है। लेखक ने फादर बुल्के की तुलना किससे की है? देवदार के वृक्ष से उनकी तुलना की है। फादर बुल्के बेल्जियम में कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे थे। भारत सरकार ने फादर बुल्के को कौन सा सम्मान दिया? तो पद्म भूषण 1974 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। उसके पश्चात फादर बुल्के के कितने भाई थे? फादर बुल्के के 2 भाई थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, जो फादर बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो वो बेल्जियम के रहने वाले थे। फादर बुल्के भारत में कितने वर्षों तक रहे? तो भारत में वो 47 वर्षों तक रहे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है। बेल्जियम और भारत में रहे 47 वर्ष। कामिल बुल्के के मन में पढ़ाई के दौरान से क्या इच्छा थी? तो पढ़ाई के दौरान से उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा थी। फादर बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिखाई देने की बात कही गई है? तो इलाहाबाद की सड़कों पर चलती हुई दिखाई दी गई है। और फादर अपनी माँ की चिट्ठियाँ किस मित्र को दिखाते थे? तो वो अपनी चिट्ठियाँ दिखाते थे डॉक्टर रघुवंश को। और फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों, ये शब्द किसने कहे थे? ये फादर पास्कल ने कहे। और लेखक के अनुसार किस कथा के रहते फादर बुल्के अवश्य याद किए जाएंगे? जब तक राम कथा है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी जो किया था, जो अध्ययन किया था, वो राम कथा पर किया था। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 15 जो है, मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर व्यास सक्सेना। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है? तो फादर बुल्के को कहा गया है। फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे। फादर बुल्के कितने वर्ष जीवित रहे? तो 73 वर्ष जीवित रहे। और भारत में कितने वर्ष रहे? वो 47 वर्ष रहे, याद रखना। फादर ने इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और उन्हीं के अंडर उन्होंने पीएचडी किया था। फादर की आंखें कैसी थी? नीली थी। लेखक का फादर से संबंध कितने वर्षों का था? 35 वर्षों का उनसे संबंध था, यानी 35 वर्षों से उनको जानते थे।
फादर ने अपना शोध प्रबंध किस पर लिखा? राम कथा के ऊपर। नील पंछी किस नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण था? तो वो मात्रलिंग द्वारा लिखा गया नाटक है ब्लू बर्ड, और उनका हिंदी रूपांतर था नील पंछी। फादर के पिता क्या थे? वो एक व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। फादर ने जीसैट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो वहाँ पे उन्होंने धर्माचरण की पढ़ाई की थी, धर्म पढ़ा था। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। फादर की मृत्यु कहाँ पर हुई? फादर की मृत्यु हुई दिल्ली में। फादर को किस कब्रगाह में दफनाया गया? तो निकलसन कब्रगाह है, वहाँ पर उनको दफनाया गया। फादर बुल्के की जन्मभूमि कौन सी थी? बेल्जियम। और फादर ने संन्यास लेते समय क्या शर्त रखी थी कि संन्यास लेने के बाद वो कहाँ जाएंगे? भारत जाएंगे। फादर ने बीए की पढ़ाई कहाँ से की थी? फादर ने बीए की पढ़ाई कोलकाता से जो की थी, और एमए इलाहाबाद से किया था। यानी कि बीए किया था कलकत्ता से, और एमए कहाँ से किया था? इलाहाबाद से। और पीएचडी भी कहाँ से की थी? वो इलाहाबाद से की थी। इसके पश्चात ने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी जो कोर्स था वो कहाँ तैयार किया था? वो सेंट जेवियर कॉलेज रांची में, जब वो हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष हुए थे तब उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया? तो मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, मसीही विधि, ये आप याद रखिएगा। और क्योंकि उनको जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था। फादर पास्कल कहाँ के रहने वाले थे? फादर पास्कल रांची के रहने वाले थे। और इसके पश्चात अगला है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये एक संस्मरण है। इसके पश्चात अगला है, उम्र का आखिरी देहरी, उम्र की आखिरी देहरी अर्थात बुढ़ापा। और इसके पश्चात है, परिमल क्या था? परिमल एक साहित्यिक संस्था थी, और इस संस्था में क्या होती थी? समय समय पर साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। उस संस्था का नाम क्या था? परिमल था। तो साहित्यिक गोष्ठियों को करवाने वाली इलाहाबाद की संस्था थी जिसका नाम परिमल था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके पास उन 4 महत्वपूर्ण पाठों के एमसीक्यू रखने का प्रयास किया है जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो इसके पश्चात हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, यानी कि तीसरी वीडियो में, जिसमें 16 अंकों के आपके व्याकरण संबंधी जो एमसीक्यू हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो निरंतरता में होती रहे। तो पहले वीडियो में हमने काव्यखंड के बारे में बताया है, दूसरा वीडियो आपका गद्य पाठ से संबंधित है, और तीसरा वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आएंगे वो आपके व्याकरण उपविषय से संबंधित होगा। अब के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।